सभी को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मानव तस्करी के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी केस यानी कि दहेज वाले उत्पीड़न, ये सब हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। और आज की क्लास में पढ़ेंगे मानव तस्करी, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाता है। और मानव तस्करी आपको पता ही है, अवैध तरीके से या लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य व देश में ले जाना, उनके साथ गलत व्यवहार या गलत कार्य करवाना। ठीक है, ओके। और आप सबको पता है मानवों का लेन देन एक तरह का अवैध व्यापार है और किस तरीके से मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसकी एक स्टोरी थी जॉर्ज टॉक पे, नाम नहीं है, आप जाके सर्च देख सकते हैं। जॉर्ज टॉक पे बताई गई जीवी रोड की लड़की थी जिसको किरण बेदी ने वहाँ से आज़ाद करवाया था। ठीक है, किरण बेदी ने जीवी रोड, जो आप सबको वैश्या घर जो है, वहाँ से आज़ाद करवाया था। उसमें अपनी स्टोरी बता दी किस तरीके से उनको अवैध तरीके से बेवकूफ़ बना के एक अनजान व्यक्ति कैसे लेके आ गया था, है ना। चलो, तो आप ये देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे होता है। मूवी चैनल्स में तो आप मूवीज़ में भी तो देखा ही किस तरीके से लड़कियों को बेवकूफ़ या गलत चीज़ें सुना वो वहाँ के उठा लेते हैं, बच्चा चोरी कर लेते हैं। ये सारे मानव तस्करी में ही आते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। ये जो पूरा का पूरा है, इसमें ये जो दे रखा है ये पूरा डाटा, ये कितने प्रतिशत है एक सारा वो डाटा दे रखा है इस पूरे इतने पैराग्राफ में। तो इसको आप रीड कर लेना। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मानव तस्करी का शिकार आसानी से होने वालों में वे महिलाएं और लड़कियां हैं जो अपने परिवार से दूर रहती हैं, यानी अपने घर से दूर रहती हैं, जो ग्रामीण इलाकों में गरीबी में रहती हैं, झुग्गियों या सड़कों में रहती हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता खाने पीने का, यानी कि गरीबी से और आर्थिक स्थिति से क्या होती है, कमज़ोर होती हैं। वो काम की तलाश में बाहर जाती हैं, लोगों के साथ, लोग उनके साथ धोखाधड़ी भरोसे के साथ खेल जाते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति और जो उत्पीड़न के कारण कलंकित महसूस कर रही हैं, ठीक है, यानी कि जिनके ऊपर कुछ हो जाता है, जो अपने आप को गलत कलंक महसूस करती हैं, तो वो बाहर निकल जाते हैं एकदम से, फिर अनजान व्यक्तियों के कनेक्शन में आती हैं, तो गंदी दृष्टिकोण रखते हैं। तथा जो जातीय या सांप्रदायिक हिंसा भोग रही हैं, वो सब समाज छोड़ के किसी और इलाके में जब जाती हैं, नया देश, नए लोग, फिर उनके साथ गलत काम व्यवहार, ये सब एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। हर वर्ष हजारों महिलाओं और लड़कियों खरीदी और बेची जाती है। उनको मजबूर किया जाता है या फंसाया जाता है, नशा देकर फंसाया जाता है, अपहरण किया जाता है, धोखेबाजी से, मारपीट से, बलपूर्वक उनको शोषण की ज़िंदगी जीने या गुलामों की तरह रहने की स्थिति में डाल दिया जाता है। ठीक है, जिसमें वे बहुत मोल भाव नहीं कर सकती। अब उनको रहना है सो रहना है। गंगूबाई मूवी आलिया भट्ट की थी, उसमें भी देखा होगा आपने। जो लड़कियां अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं उनको प्राय आमतौर पर विभिन्न प्रकार की हिंसा, जैसे बलात्कार, प्रताड़ना, आज़ादी पर रोक, बंधुआ मजदूरी, ज़बरदस्ती विवाह का सामना करना पड़ता है। यानी जो लड़की आवाज़ उठाती है तो उनके साथ इस तरह के जबरन कार हरकतें होती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, गलत बात है। लड़कियों को यूनिटी में होना चाहिए, ऐसी गलत मानसिकता समाज में नहीं फैलनी चाहिए। इसलिए हम सबको एकजुट होकर इन सब के प्रति आवाज़ें उठानी चाहिए, अच्छा समाज बनाना चाहिए। आगे देखते हैं। यद्यपि यानी हालांकि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, मानव तस्करी को लेकर प्रावधान दशकों से बने हुए हैं, कई सालों से बने हुए हैं, किंतु 2013 में इनमें संशोधन किया गया। अपराधों की व्याख्या की गई। देश के भीतर तथा देश से बाहर उन लोगों को गठजोड़ के बारे में लिप्त हैं। भारतीय दंड संहिता धारा 370 के अतिरिक्त इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 की मानव तस्करी की समस्या का निवारण ढूंढा गया है। यानी किस तरीके से लोगों को इन सब चीज़ों को रोका जाए, आइडेंटिफिकेशन की जाए। एक राज्य से दूसरे राज्य अगर कोई जा रहा है, देश जा रहा है, तो उसकी पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये सब होना चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए सभी लोगों का। ठीक है, अगर कोई रूम किराए पे ले तो उसके रूम में उसका नियर बाय पुलिस स्टेशन पे उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, ये सारी चीज़ें।
समझ रहे होगे इस मतलब कि मानव तस्करी जो है ये नहीं करना चाहिए, जो कि ये संज्ञेय अपराध है। और इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, वो सारी धाराएँ 370 300A बता रखा है। और इसमें और भी बताया गया है कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, बायोमेट्रिक होना चाहिए। अगर वो किसी भी प्रकार के किसी मोहल्ले में रहते हैं तो उनसे रिलेटेड संबंधित नियर बाय पुलिस स्टेशन में उनसे संबंधित जानकारियाँ रहनी चाहिए। जब और वोटिंग वगैरह होती है तो एक आता है ना इंस्पेक्टर, चेकिंग करता है कि कौन है, कहाँ से आया है, ये सब वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, जिससे पता रहे कि कोई व्यक्ति अगर किसी फलाना इलाके से आया तो उसकी जानकारियाँ रहें। सोसाइटी का एक ग्रुप होना चाहिए जो हर किसी की जानकारियाँ कलेक्ट करके रखे। तो इन सब चीज़ों से हम इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। अब आता है तेजाब एसिड फेंकना, एसिड अटैक। तो ये भेड़िए लोग होते हैं ना, गंदी शक्ल के लोग, ये गंदे काम करते हैं, जिनको करना नहीं चाहिए। भारत में किशोरावस्था की लड़कियों तथा युवा महिलाओं पर तेजाब फेंकने की घटनाएं लगातार मीडिया में आ रही हैं। मीडिया के थ्रू इसको और एक्सप्लेन बताया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। भारत में फरवरी 2013 के पहले तक इस प्रकार की कोई सरकारी आंकड़ा व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं था। इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई, मतलब कि कितनी ऐसी घटनाएं घट गई। 2013 तक भी कोई डाटा इनसे के प्रति सरकार तैयार ही नहीं करती थी। वाह। इसे भारतीय दंड संहिता धारा 326 और ए और बी के अंतर्गत विशेष अपराध नहीं माना गया। अपराध है ये तो माना नहीं जाता था, लेकिन बाद में अपराध माना गया। जनवरी 2011 में कार्नेल विश्वविद्यालय में हुए एक अध्ययन के अनुसार 1990 दशक के मीडिया में एक एसिड अटैक की 153 घटनाएं सामने आई। एवन ग्लोबल सेंटर 2011 में एसिड अटैक के विरुद्ध अभियान संघर्ष CSAA, ठीक है, एसिड अटैक के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जो कि एक सिविल सोसाइटी नेटवर्क है। ठीक है, उसने केवल कर्नाटक में 1999 से 2007 के बीच 56 ऐसे मामले सूची बनाई। ऐसी सर्वाइवर्स फाउंडेशन इंडिया ASFI के अनुसार भारत में एसिड अटैक तेजाब फेंकने के मामले प्रतिशत 100 से 500 तक हो सकते हैं। ठीक है ना, प्रतिवर्ष हर साल बताएगी कि 100 से 500 ऐसे केस हो सकते हैं जिसमें एसिड अटैक होता है। 2000 देखो कैसा हमारा देश का कानून, जब तक कोई घटनाएं घट नहीं जाती बड़े लेवल तक, वो हो रही हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, तब तक कानून नहीं बनाते। भारतीय दंड संहिता की धारा 326A(b) के अंतर्गत एसिड अटैक को विशेष अपराध माना गया है, और कोई बंदा ऐसा करता है तो उसको उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है और 3 लाख से ज़्यादा का पैसा देना पड़ता है जिसके साथ ऐसा काम किया है। चलो, ये एक केस स्टडी है, इसको पढ़ लेना चाहिए, तभी कि इग्नू की बुक बढ़िया है, कम से कम एक कोई ना कोई केस ज़रूर देते हैं ये समझने के लिए। तेजाब के जख्म से जिंदा बची लक्ष्मी की केस स्टडी 2009 में। ये 15 वर्षीय लड़की थी। लक्ष्मी जब अपने घर से काम करने के लिए एक किताब की दुकान पर जा रही थी। जब अपने घर से काम करने के लिए किताब की दुकान पे जा रही थी, जहाँ वह पार्ट टाइम सेल्स पर्सन का काम करती थी। ठीक है ना, ऐसा बुक स्टोर पे वो ऐसा सेल्समैन के तौर पे काम करती थी। तब उसने सुना कोई नाम बुलाया जा रहा है और देखने के लिए वह मुड़ी, और कौन बुला रहा है। ठीक है ना, उसने देखा कि मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे। ठीक है, और वह उसकी तरफ भागी। पीली सीट पर बैठी लड़की से वह परिचित थी और मोटरसाइकिल पर चल रहा लड़का उसका जानने वाला था। वह उससे शादी करना चाहता था। ठीक है, कहने का मतलब है कि यूँ समझ लो ये ऐसे पर्सन है, ये पीछे एक लड़की बैठी है और वो लड़की जिसको बुला रहे हैं। ठीक है, दोनों साथ बैठे हैं बाइक पे। ड्राइंग अच्छी नहीं है, जो भी समझना समझ लेना भाई। बाइक में इसको साउंड करके बुलाते हैं। ठीक है, लड़की इसको भी जानती है और इसको, और ये जो लड़का है ये इससे शादी करना चाहता है। ठीक है, ये लड़की इसकी फ्रेंड है। आगे देखते हैं, फ्रेंड है वो लड़के के साथ है।
आगे देखते हैं क्या कहानी जाती है। उसने उससे मना कर दिया, यानी लड़की ने मना कर दिया नहीं करनी शादी। जैसे ही वे उनके पास पहुंची, लड़की ने उस पर एसिड फेंक दिया, यानी कि ये जो लड़की बैठी है इसने एसिड फेंक दिया। वाह। उसका चेहरा, क्या लिखा है, उसका चेहरा, उसकी छाती तथा हाथ इतने जल गए कि पहचानना मुश्किल हो गया था। उसे भयानक दर्द हो रहा था। कई पीड़ादायक ऑपरेशन के बाद लक्ष्मी का घाव थोड़ा भरा। अब वह एसिड अटैक के बाद जिंदगी के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तियों की सहायता के लिए अभियान की अगुवाई कर रही है। वह दिल्ली में रहती है। उसने अदालत में जनहित याचिका, ठीक है, अपील की, जनहित याचिका दायर की। ऐसा कानून बनाया जाए जो लड़कियों पर तेजाब फेंकने वालों को ऐसा दंड दे कि दूसरे देश की एक मिसाल बन जाए। पीड़ित लड़कियों के पुनर्वास की एक अच्छी योजना बनाई जाए, यानी कि उनके घर के रहने के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था वगैरह बनाई जाए। होती ना गलत मानसिकता के लोग, घर से बच्चियाँ निकाल देते हैं ये वो वगैरह, या रह नहीं पाते, मानसिक तौर पर परेशान होने लग जाते हैं बच्चे, तो एक अच्छी पुनर्वास की स्थिति, जगह वगैरह निर्माण की जाए। इस याचिका के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि एसिड अटैक की बिक्री पर नियम बनाकर उसे नियंत्रित किया जाए और एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों को न्यूनतम मुआवजा दिया जाए। ठीक है, आई थिंक 3 लाख से ज़्यादा का मुआवजा दिया जाता है इसके अंदर, वो भी है। लेकिन ऐसा दंडनीय अपराध ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति एसिड अटैक करता है तो उसके भी शरीर पे थोड़ा बहुत महसूस कराना चाहिए कि वो दर्द, वो पीड़ा कैसी होती है, जो ऐसा काम करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या ईगो ले जाते हैं, मना कर दिया सो क्या हुआ, ईगो हद हो जाती बैलों की। आगे देखते हैं, सम्मान के कारण अपराध। ठीक है, सम्मान के कारण अपराध, और उसको देखिए ना। सम्मान का मतलब ये होता है कि मतलब कि थोपना ज़्यादा, अपने काम को बच्चों पे थोपना, या फिर एक जैसे एक मिसाल का रूप नहीं देते, जैसे कोई एक मतलब कि एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म में शादी कर ले तो एक जो समाज में गलत धारणा फैल रही होती है उसको एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने की एक कोशिश की जाती है। देखो वो भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, और हसीन एक अच्छी लाइफ बनाई जा सकती है। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, वो भी वेल एजुकेटेड है, ये भी वेल एजुकेटेड है, ये भी सही गलत का अंतर समझते हैं, तो एक अच्छा पारिवारिक संबंध बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोग इतने गलत मानसिकता के होते हैं कि इसको गलत ही देख लेते हैं कि नहीं ये गलत हो गया, अपराध हो गया, अब इसने जघन्य अपराध कर दिया, अब इसको मार दिया जाए। ये होता है सम्मान के कारण अपराध, कि हमारी इज्जत हो जाएगी, ये वो फलाना नहीं, जिसके कारण हत्या कर दी जाती है। पिछले वर्षों में इस प्रकार के कई आक्रमण और हत्याएं इस धारणा के आधार पर हुई कि पीड़ित व्यक्तियों ने परिवार समुदाय का अपमान किया है। सम्मान रक्षा के उद्देश्य से होने वाले अपराध अधिकांश युवा महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध किए जाते थे, किंतु जो युवा दंपति अंतर जाति तथा अंतर धार्मिक दूसरी जातीय दूसरे धर्म के लड़के लड़कियों से विवाह करते हैं उनको भी निशाना बनाया जाता है। उनको इसलिए ऐसे लोगों को दंड देते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उन लोगों ने सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन किया है, सोसाइटी के रूल्स का उल्लंघन कर दिया हुआ। ये बेकार चीज़ है भाई, सब गलत है, यह सामाजिक मर्यादा को भंग किया है। और ये भाई सबके कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। ये अपराध अधिकांश उनके पुरुष रिश्तेदार करते हैं। इज्जत की अवधारणा तथा इसके लिए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने में इसका सामाजिक विचारधारात्मक परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव, आइडियोलॉजी पर्सपेक्टिव, खास तौर से अपनी मर्जी से शादी करने के मामले में चर्चा नारीवादी शोधकर्ता ने गंभीरता से की है। एंड इसको आगे देख लो, समझ लो अच्छे से। इसमें कहने का मतलब है जो वर्ग समाज में किसी दूसरे धर्म व जाति में शादी कर लेता है तो उसको पताड़ना मतलब कि मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और लोग कहते हैं कि इसने समाज के द्वारा बनाए गए रूल्स का उल्लंघन किया है, इसलिए हम इसको प्रताड़ित करेंगे, समाज से अलग कर देंगे या जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ताकि दूसरे लोग भी इससे सबक सीख सकें। तो इन सब के खिलाफ नारीवादी संगठन ने आवाज़ उठाई। इज्जत के लिए हत्या प्राह यानी आमतौर पर कम रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, रिपोर्ट ही नहीं होती, और उन्हें दुर्घटना या आत्महत्या बता दिया जाता है।
इसके कारण भारत में इसके अपराध का स्तर कितना है इसे समझना मुश्किल है। तो रिपोर्ट ही जब तक दर्ज नहीं होती, एक अच्छा डाटा तैयार नहीं हो पाता, तो समझ कैसे आएगा। राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के अपराधों का कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, क्योंकि भारतीय आपराधिक कानून में इस प्रकार का कोई अपराध परिभाषित नहीं किया गया है। वाह भाई साहब, करना चाहिए कि घटनाएं आज के नहीं है, न जाने कब से, तो इन सबको बनाना चाहिए। इस तरह होने वाले अपराधों में ज़्यादातर खेती करने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में होते हैं, जहां जमींदार जाति दोनों जातिगत तथा लैंगिक भेदभाव को कायम कर रखने के लिए इज्जत की संस्कृति बनाते हैं और इनको कायम करने के लिए बहुत सारे पीड़ादायक हिंसात्मक कार्य कर बैठते हैं गाँव में। आप सच में यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके देखो, आपको खुद ही मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे कि किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति या लड़की दूसरे धर्म व जाति या नीची जाति या अपर कास्ट में शादी कर ले तो उसके साथ किस तरह से दंडनीय अपराध करता है। कितने लोग गिर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या नशा कर लेते, समझ नहीं आता है। अब आता है कन्या के कारण गर्भपात। अगर लड़की है तो पहले उसको मार दो। अब भाग जैस भाई, आपने मूवी देखी होगी, उसमें दिखा है हरियाणा का एक इलाका, लड़की ना होने के कारण तो उस गांव के सारे लोग क्या हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, अब शादी नहीं हो पा रही उनकी। भाई साहब, लड़की होना कुछ गलत नहीं है, लड़की नहीं होती तो तुम भी पैदा नहीं होते, ठीक है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लड़की हो चाहे लड़का, एक अच्छे से उसे पढ़ाना लिखाना, अच्छी संस्कृति तैयार करना बहुत ज़रूरी है। हो जाए लड़का निकल जाए शराबी, नल्ला, कुत्ता, हरामी, तो फिर क्या होगा। वहीं एक लड़की है निकल जाए डॉक्टर, बड़े अच्छे सकारात्मक बन जाए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फिर क्या जज बन जाए। तो ये सारी बातें हैं, गाइडेंस बहुत मैटर करती है, जेंडर मैटर नहीं करता। इस सोसाइटी के लोगों को समझना पड़ेगा। कन्या होने के कारण गर्भपात। भारत की जनसंख्या में स्त्री से अधिक पुरुष हैं। शिशु लिंग अनुपात की दर 1991 से ही चली आ रही है। स्त्री पुरुष, मेरे टेबल अभी बना रखी होगी, उसको देखेंगे। स्त्री पुरुष का अनुमान लिंगानुपात भारत में कई कारणों से हुआ है, जिसमें कन्या भ्रूण को गर्भपात के माध्यम से नष्ट, गर्भधारण के पहले ही लड़के होने का चुनाव, कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्तियां शामिल हैं। हमारा ध्यान लिंगानुपात के आंकड़ों पर सार्वजनिक हस्तक्षेप की ओर जाए, तब देखेंगे कि ये तो बड़ी समस्या का लक्षण ही है। वास्तव में लैंगिक असमानता भारतीय समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव तथा महिलाओं लड़कियों का निम्न सामाजिक स्तर बड़ी सामाजिक समस्या है। ऑब्वियसली ये तो है ही। इसमें अनैतिक रूप से व्यापारिक दृष्टिकोण, बढ़ते मेडिकल तंत्र भूमिकाओं को भी कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इन सब अपराधों को बढ़ाने के लिए मेडिकल उपकरण संस्थाएं जो हैं, उपकरण की बात अलग है, उपकरण को जो इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति है, जो संस्था है, वो इसका मिसयूज़ कर रही है। क्योंकि मशीन तो मशीन है, उसको जैसे आदेश दोगे वो तो वैसा ही वर्क करेगी, लेकिन चलाने वाला व्यक्ति ज़्यादा मैटर करता है ना, ठीक है। अल्ट्रासाउंड तथा स्कैनिंग सेंटर के साथ साथ मोबाइल सचल सेक्स से लेकर क्लिनिक लिंक चेन क्लिकिंग के भरमार हैं, जो लगभग हर गांव या पड़ोस तक बन गए हैं। यानी कि ये संस्थाएं वगैरह बनी हैं, यहाँ पर ये डॉक्टरों को तो बताना ही नहीं चाहिए और कहना भी नहीं चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी चेकिंग हुई तो पूरा डिपार्टमेंट बैन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद कर देंगे। सरकार ऐसा कानून बनना चाहिए, ठीक है। चोरी छुपे भी नहीं होना चाहिए और लिख देना चाहिए हॉस्पिटल में ही, अगर ये सब जांच पड़ताल करना एक दंडनीय अपराध है, क्योंकि नहीं, अगर कोई व्यक्ति ऐसे करने की कोशिश भी करता है तो कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसा करना चाहिए। तो ये जो जितने भी सेंटर हैं तो अपनी मशीनों का, उपकरणों का मिसयूज़ ना करें। मुख्यतः महिलाओं की हीन दशा के कारण मेडिकल व्यापार की मांग बढ़ गई, जो समाज को स्त्री विरुद्ध पूर्वग्रह को लोग लागू करने के लिए आसानी से टेक्नोलॉजी का उपयोग करा देते थे, जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसे उपकरण जिनसे ये सेक्स का पता लग सकता है कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है ना, जेंडर का पता लग सकता है, तो ऐसे उपकरणों को रोक लगा देनी चाहिए, ठीक है। और कौन इन उपकरणों को खरीद रहा है, किस पर्पज़ पे खरीद रहा है, उसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, तब जाके ऐसे इक्विपमेंट बेचने चाहिए, ठीक है।
अब आता है कम लिंग अनुपात के कारण लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। बाल विवाह बढ़ रहा है। गर्भपात तथा कम उम्र में विवाह के कारण मातृत्व मृत्यु दर बढ़ रही है, यानी पहले ही मार देना, तथा विवाह के लिए लड़कियों को दूसरी जगह पर मानव तस्करी के द्वारा भेजा जा रहा है, यानी कि ये भाई बोझ है, ये वो, हटा दो, मार दो, ये सारे काम। संक्षेप में कम लिंग अनुपात स्त्रियों को हिंसा, शोषण और दुष्चक्र में धकेलने के लिए दबाव बना दिए गए, यानी कि एकदम दलदल में फेंकने के लिए, ऐसे समाज में फेंकने के लिए बहुत ही दबाव बना रहा है। प्री कॉन्सुलेशन तथा प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 2003 ऐसा कानून है जो इस समस्या को सुलझाने का क्या करता है, उपाय करता है, बना रखा है। ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और ये एक तालिका है, ये सारी चीज़ बना रखी है कि किस तरीके से 1000 की तुलना में अगर 1000 पुरुष पैदा हुए हैं तो 972 जो हैं वो कौन है, महिलाएं हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ गया, लगभग 28 का। अब ये देखो, अगर तुम महिलाओं को मार दोगे, ढंग से नहीं रखोगे, गलत उनके साथ पहली मतलब कि पैदा हो गई हैं, फिर भी उनको अच्छे से एजुकेटेड नहीं करोगे, स्वास्थ्य सुविधा नहीं दोगे, अगर ये संख्या कम हुई, अब मान लो कि 950 हो गई, तो ये कितना 50 का अंतर बच गया। अब तो 50 पुरुष देख लो, मरोगे कुंवारे, तो ससुरे हरो, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, तुम्हारा ही दोष होगा, अकेले पैदा हुए हो, मर जाओगे, और कुछ नहीं होगा। अब आता है सीमांतरीकरण, हंसिए पर धकेलना, बढ़ती असुरक्षा। ये वही है वो सब लोग, चाहे महिला हो, कोई भी समाज का कोई ऐसा वर्ग हो जिनके साथ किसी प्रकार की जातियाँ होती हैं, ठीक है, जिनकी स्थिति हमेशा बहुत दयनीय बनी रहती है, उसको बोलते हैं हंसिए पर धकेलना। ये ठीक है, देख लो, सभी स्त्रियां हिंसा के असुरक्षित हैं, किंतु अल्पसंख्यक समुदाय, हंसिए के समूह तथा समाज के पिछड़े वर्ग के लड़कियों और महिलाओं सबसे ज़्यादा असुरक्षित, यानी लड़कियां तो हैं और समाज के पिछड़ा वर्ग भी बहुत ज़्यादा हंसिए की स्थिति में है, क्योंकि उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कम है, उनमें कानून तथा न्याय व्यवस्था के साथ सीधे जुड़कर अपने हितों की रक्षा कर पाने में शक्ति क्या होती है, कम है, मतलब वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते, चाहे लड़का हो वो भी वहाँ तक कानूनी सहायता नहीं मांग पाता। इसमें शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग महिला, अनुसूचित जातियाँ, जनजातीय, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक वर्ग, समलैंगिक स्त्री, समलैंगिक पुरुष, द्विलिंगी और किन्नर, LGBT विरुद्ध महिलाओं, युवतियों तस्करी का शिकार हुई हैं, महिलाओं तथा महिलाओं कैदी शामिल हैं। लिंग भेदभाव को यदि जाति, वर्ग, धर्म, विकलांग, यौनिकता, व्यवसाय, राजनीतिक विश्वास के साथ जोड़ दें तो ये कई स्तरों पर कमज़ोर कर देता है और अनेक प्रकार का असशक्तिकरण, यानी कि डिसेबिलिटी, असक्षम जिसे बोला जाता है, डिसेबिलिटी जिसे असक्षम बोलते हैं, बन जाता है और महिलाओं की पीड़ा को सामने नहीं लाता तथा न्याय की उनकी आकांक्षा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। ये वो स्थिति है, यानी कि हर प्रकार से कोई वर्ग हो, कानून हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक सम्मान हो, हर दृष्टिकोण से वो छूटे हुए रहते हैं, ठीक है, उनकी पहुंच नहीं होती, बराबरी नहीं मिल पाती और ये शोषण का शिकार हद से ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है हंसिए की स्थिति पे धकेल देना, ठीक है। ये सारांश ये पढ़ लेना, इसको भी पढ़ लेना, ये अपराध रिकॉर्ड है, डाटा है। तो आज की क्लास में ये यूनिट 11 ख़त्म होती है और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 12, ये भी कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।